भी आए हैं, ओपी से शायद संपर्क हुए होंगे। ऑफिस में हमारे यादव जी गए थे, हम लोग बैठे बातचीत किए। कुछ चीज़ें तो हम लोगों को समझनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। देवानंद जी बैठे हैं, ये खुद इफ्को के कर्मचारी हैं। इफ्को का नाम आप लोग जानते ही होंगे, सुने होंगे। ठेका के कर्मचारी हैं। एक ठेका तिवारी जी एक ठेकेदार थे और अपने को बड़ा दबंग और गुंडा से लेके सब कुछ समझते थे। वो पीएफ के सवाल पे यूनियन लड़ रही थी, हम लोगों के महासंघ के साथ उस समय तक जुड़ी नहीं थी उन्हें। और कर्मचारी धरना दे रहे थे, धरने पे ठेकेदार और उनके गुंडों ने गोली चलाई। पलट के मजदूरों ने उनको जवाब दिया और ठेकेदार की हत्या हो गई। वो बड़ी चिमनी है, आप लोग कभी गए हों फूलपुर, तो बड़ी सी चिमनी है ऊंची, और वो चिमनी जहाँ बनी है उसके बगल में एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, जिसमें वो भाग के चढ़े और मजदूरों ने पीछा किया, वहाँ से गिरे और मर गए। उसके बाद कर्मचारियों के ऊपर बड़े मुकदमे हुए, गैंगस्टर तक लगा। सवाल पीएफ से शुरू हुआ था, 3,500 लोगों को छटनी कर दिया। इफ्को ने जो है कि हम जो ठेका पे कर्मचारी हैं उनको नहीं रखेंगे। हम लोगों तक बात आई, हम लोगों ने लड़ना शुरू किया। काफ़ी लंबी लड़ाई चलानी पड़ी। 63 दिन तक हम लोग एसडीएम के यहाँ धरना दिए फूलपुर में। समझौता हुआ, काम पे वापसी हुई। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग कोई भी जो है ठेकेदार आम तौर पर लोकल लोगों को रखना नहीं पसंद करता। बाहर से वो लोग आए, उनको लोकल लोगों ने भगाया भी, और इफ्को के इर्द गिर्द के लोग नौकरी पे आए। तो हमने जो उदाहरण दिया यहाँ से इसलिए शुरू किया कि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़ाई पे विश्वास करते हैं। यूनियन का मतलब जो कर्मचारी हैं उनका संगठन, किसी मालिक का संगठन नहीं। और मालिक हरदम अपनी कहिए बड़ी बकैती करता है, इलाहाबादी संदर्भों में कहें, और वो तब तक अपने को बड़ा बकैत समझता है जब तक कि वो छतरी के नीचे नहीं आता। संगठनों के वास्तविक तरह से चलने वाले संगठनों के दायरे में जब तक वो नहीं आता, तब तक वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। जब वो संगठनों के दायरे में आना शुरू होता है, तब उसको कुछ चीजें समझ में आना शुरू होती हैं। अब जैसे हंडिया से लेके उधर का भदोही तक के जितने टोल प्लाजा हैं, वहां की यूनियनों में पीएफ और ईएसआई, दो चीजें जो वहां काम करते हैं कर्मचारी, वो लागू हो गई। अभी 24 में ही यूनियन बनी और हम लोगों के साथ जुड़ी और लड़ाइयां शुरू हुई। दो बड़ी मांगे जो है यूनियन की जो है पूरी हुई। यहाँ आप लोग जानते ही नहीं होंगे ईएसआई क्या होता है, पीएफ क्या होता है, क्यों होता है, क्या जरूरत है उसकी। 1996 का ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम, उसमें कहा गया है कि ठेका केवल उन जगहों पर हो सकता है जहां टेम्परेरी काम हो, कुछ दिन का काम हो, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 100 दिन। लेकिन 240 दिन के ऊपर का अगर काम है तो वो वहां ठेका नहीं हो सकता। वहां ठेकेदारी जैसी चीज नहीं हो सकती। ये ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम कहता है, हम नहीं कह रहे हैं। सरकार का संविधान और संविधान के अंदर 1996 का ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम। दूसरी बात वो कहता है कि जो कर्मचारी ठेके पर भी काम कर रहे हैं, अगर वहां ठेका 240 दिन से ऊपर चलता है तो ठेकेदार बदल भी जाता है। ठेके का चूंकि बदलने का भी नियम है, ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम के अनुसार ही एक ही ठेकेदार लंबे समय तक ठेका नहीं लेके चला सकता। भले वो आदमी एक हो, 4 कंपनियां बना के रखते हैं, वही आदमी लेता है ठेका, लेकिन वो 4 कंपनियां हैं जो अदल बदल के उस काम को करती हैं। तो ठेकेदारी उन्मूलन अधिनियम कहता है कि कर्मचारी वही रहेंगे, ठेकेदार भले बदल जाए। उसका उदाहरण है, देवानंद जी बैठे हैं, इनके यहाँ 2007 में वो घटना हुई थी और तब से हम लोग वहाँ संगठन और यूनियन बनाए। आज तक ठेकेदार हमें लग रहा है 10 बार बदले करीब।
लेकिन कर्मचारी नहीं बदले गए। कर्मचारी ज्यों के त्यों जैसे के तैसे वही लोग कर रहे हैं। इनके यहाँ भी पीएफ और ईएसआई लागू है। ईएसआई हम लोग लिखा पढ़ी करते हुए लड़के लगवाया। अभी वहाँ की एक लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग की वहाँ पर क्लिनिक खोला जाए। आपकी तरफ यहाँ तो सड़वा कॉलोनी है जो नैनी की, वहाँ ईएसआई का बड़ा हॉस्पिटल है। थोड़ा सा मैं ईएसआई के बारे में आप लोगों को उबिएगा मत, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ। ईएसआई का मतलब है राज्य कर्मचारी बीमा निगम, और उसके अंतर्गत आपके इलाज के लिए एक न्यूनतम पैसा आपका कटेगा और अधिकतम जो है मालिक का जाता है। 20% नहीं, वो 20% एम्प्लॉय का और 80% एम्प्लॉयर का पैसा जाता है उसमें। और पूरे परिवार को, आपको, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, प्लस आपके माँ बाप को, इतने लोगों का फ्री इलाज की सुविधा मिलती है अगर आप ईएसआई के मेंबर हो जाएंगे। दूसरा, ईएसआई का मेंबर होने के बाद ये हो जाता है कि आप इस संस्था में कर्मचारी हैं और सरकारी रिकॉर्ड में आप दर्ज हो जाते हैं। पीएफ का भी यही मतलब है, आधा पैसा आपका जमा होता है और आधा मालिक का पक्ष जमा करता है। मान लीजिए 100 रुपया आपका कटेगा तो 100 रुपया मालिक देगा, और आपके पीएफ के खाते में, वो पीएफ का खाता बाकायदे इंटरनेट और उसमें रहता है, जिसमें आपको जब चाहिए आप देख सकते हैं कि आपने कितना पैसा आपका कटा और कितना मालिक की तरफ से जमा हो। ये अगर 10 साल तक आप उस पीएफ के मेंबर रहते हैं और 60 साल की उम्र होने पर आप 10 साल अगर पीएफ के मेंबर रहे तो आपको पेंशन मिलेगी। और ये मालिक लोग इन सारी चीजों को होने नहीं देना चाहते, इसीलिए वो यूनियन और संगठन के प्रति भी बरगलाते हैं कि अगर आप यूनियन ज्वाइन करेंगे तो आपको हम काम पे नहीं रखेंगे। दुनिया भर की बातें वो करते हैं। यूनियन का अधिनियम 1926 का है, अंग्रेजों के पीरियड का ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का है, जिसके अंतर्गत कोई भी 7 लोग मिलके यूनियन का गठन कर सकते हैं और तमाम लोग जो काम करते हैं उनको अपनी यूनियन का सदस्य बना सकते हैं। यूनियन का सदस्य बनने और यूनियन का मेंबर बनने के बाद सबसे साधारण चीज, गांव में कहा जाता है ना कि भाई आपका हाथ फैला हुआ है तो पंजे से उतनी चोट नहीं होगी जितना आप मुट्ठी बांध के मुक्का मारेंगे तो ज्यादा चोट करेगा। तो यूनियन का मतलब है कि आप अपने खुले पंजे को मुट्ठी बांधना चाहते हैं, अपनी ताकत को संजो के मुट्ठी बनाना चाहते हैं, और उस मुट्ठी से आप मालिक के ऊपर प्रहार करेंगे तो तगड़ा प्रहार होगा और उससे आपके अधिकार मिलेंगे। आज आप नहीं जान रहे हैं, ईपीएफ नहीं जान रहे, ईएसआई नहीं जान रहे, लेकिन आज हम बता के जा रहे हैं, कल से आप चर्चा करेंगे कि इसका मेंबर हम इतने दिन से काम किए थे और क्यों नहीं बने। क्योंकि आपको कोई संगठन, यूनियन और मजदूर संगठन बताने और समझाने वाला नहीं था। टोल प्लाजा पूरे देश दुनिया में है और तमाम जगह लगातार यूनियनें लड़ रही हैं, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, और बहुत सारे अधिकार लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने शुरू किया है। हम लोग ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हैं। किसी तरह की कभी भी कोई आपको वो लगे तो आप हर समय पूछ सकते हैं क्या कर रही है यूनियन, कौन सा काम यूनियन कर रही है, और आप ही लोग उस यूनियन के पार्ट होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। हम लोगों का महासंघ के साथ तो लाखों यूनियनें जुड़ी हैं, एक दो नहीं। बीमा है, बैंक है, रेल है, तरह तरह की, नगर निगम है, देवानंद जी की इफको की यूनियन है, हम लोगों के महासंघ के साथ जुड़ी है। और हम लोगों का महासंघ केवल साल में 4 रुपया लेता है अपने साथ जोड़ने का। आपकी यूनियन के 100 मेंबर हैं तो 400 रुपया दे के आप हमारे महासंघ के यूनियन आपकी मेंबर हो सकती है। व्यक्तिगत हमारा महासंघ किसी को यूनियन में नहीं लेता है, यूनियन ही कोई हमारे महासंघ में जुड़ सकती है। तो इस लेवल का है, आप लोग नाम सुनते होंगे, एक्टू, लाल झंडा हम लोगों का हसिया थोड़ा वाला है, उसके अंतर्गत जो है हम लोग
पूरे देश में मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। अभी सुनील जी चर्चा कर रहे थे कि जोगी बाबा एक नया वो छोड़े हैं, आज के अखबारों में है भी, आउटसोर्सिंग निगम बनाने का, कि जहां जहां ठेके होते हैं उन ठेके के जगहों पर आउटसोर्सिंग निगम से कर्मचारी जाएंगे और पहले आउटसोर्सिंग निगम कर्मचारियों को भर्ती करेगा। कर्मचारी बदले नहीं जाएंगे, जैसी कई चीजें हैं, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? अगर ना ही आपने बनाया है, केंद्र का बना हुआ है, केंद्र का विभाग है और लगातार ठेका चलना है, तो ठेका क्यों आप दे रहे हैं? ना ही स्वयं क्यों नहीं वसूली करती और स्वयं क्यों नहीं कर्मचारी रखती, परमानेंट कर्मचारी क्यों नहीं भर्ती करती है? सब कुछ आप दे रहे हैं, ना ही जो है ठेकेदार को आपका पेमेंट करती है और दोगुना तिगुना करती है। जितना आपको मिलता है उससे दुगुना पेमेंट ठेकेदार लेता है। ठेकेदार को आपने बिचौलिया रख छोड़ा है इसीलिए कि कर्मचारियों को सताए। उसको हटाने की बात क्यों नहीं करती सरकार? और जो भी जो है इस तरह के लोग हैं, जो ठेके में लगे लोग हैं, उनके रिकॉर्ड उठा के आप देखिए किस तरह के लोग हैं। कौन लोग हैं जो ठेकेदारी करते हैं? अपराधी, गुंडा, लफंगा, यही लोग ठेके में हैं। क्यों नहीं आप किसी ऐसी संस्था को ठेका देते हैं जो मजदूरों की संस्था हो, कर्मचारियों की संस्था हो है? उस काम को नहीं करेंगे। उनके लोग अपने चट्टे बट्टे जो उनका वोट बैंक बनाए, जो उनके साथ गुंडई में खड़े हों, वो लोग मतलब ठेकेदार हैं। तो तमाम चीजें हैं ये इस दुनिया में जो चल रही हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। दूसरा, हम कहेंगे हम लोग किसी जाति और किसी धर्म के आधार पर कर्मचारियों में किसी डिवीजन को की बात नहीं करते। किसी जात की बात की जाए, किसी धर्म की बात की जाए, कर्मचारी कर्मचारी होता है। और कर्मचारियों की एकता प्रमुख चीज है यूनियन के लिए, क्योंकि आप अकेले अकेले लड़ेंगे तो शायद अपने लिए कुछ फायदा ले लें, लेकिन समूह का फायदा तभी होगा जब आप संगठित होकर लड़ें, यूनियन बना के लड़ें। यूनियन की ताकत बड़ी ताकत होती है। अभी आपके क्षेत्र के लोग निकाले गए हैं, बात चल रही है कि वार्ता है 1-7 तारीख को लेबर कमिश्नर के यहाँ। एक स्थिति ये भी आ सकती है कि लेबर कमिश्नर के यहाँ की वार्ता में कुछ ना मिले, तो सारे टोल जितने हैं हम लोगों की यूनियन के साथ जुड़े हैं, बाकी को छोड़ दीजिए। सारे टोल जो है 2 दिन की 1 दिन की हड़ताल पे जा सकते हैं। टोल को खुला छोड़ा जा सकता है कि हम नहीं चलने देंगे, और सामूहिक इकट्ठा होकर ठेकेदार से भिड़ने की भी तैयारी कर सकते हैं। टोल पे ही हम बैठ जाते हैं, जाम कर देते हैं टोल है? 4 घंटा 6 घंटा लगता है जाम, देखा जाएगा। लेकिन वो बात तभी करना होगा जब एक संगठित आप तैयारी कर लीजिए, अपने संगठन को व्यवस्थित मजबूत कर लीजिए। निश्चित रूप से जिसको हम कह रहे हैं कि देवानंद जी के यहाँ हम लोग 63 दिन धरना चलाए थे और 63 दिन बाद समझौता हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपके यहाँ भी 63 दिन धरना चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम और इनके यहाँ के काम में अंतर है। फैक्ट्री चलाना और टोल का काम। टोल अगर 4 घंटे जाम हो जाए तो पता चला 4-6-10 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाएगी है? वही कह रहे हैं 4 घंटे में जो है 100 किलोमीटर तक की लाइन लग सकती है, हाहाकार मच जाएगा। तो आपका काम ऐसा है कि लेकिन संगठित होके उस ताकत को अगर बनाएंगे आप, तो किसी ठेकेदार की औकात नहीं है कि वो आपको काम पे ना रखे। लड़ाई का तरीका लेना होगा, बात को समझाने का तरीका लेना होगा, और कभी भी अपने हाथ से किसी को मारपीट नहीं करना। अगर हमारे साथ मारपीट होती है तो फिर देखा जाए, फिर निपटने की बात करिए, कैसे निपटा जाए। अपनी तरफ से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हाथ छोड़ता है तो चूड़ी नहीं पहन रखे कहा जाता है, फिर देखेंगे हम भी तुम क्या करते हो।
तो लड़ाई के तौर तरीके अगर हम लोग बढ़िया से लें, बेहतरी से लें और एक संगठित ताकत बनाएं। मान लीजिए आज हम लोग 30-35 लोग बैठे हैं, 150 लोग हैं, 150 लोग इकट्ठे हों और हर आदमी के साथ, मतलब एक कर्मचारी के साथ एक परिवार जुड़ा है। इन लोगों की लड़ाई में हम लोगों ने शुरू किया था, 3 लोग आए धरने में। पहले दिन कचहरी में हम लोगों ने धरना लगाया, 3 लोग केवल आए। हम लोग 5-7 लोग अपने संगठन से पहुंचे, डर रहे थे लोग, बड़ा टेरर था, ठेकेदार मारा गया था, पुलिस दौड़ा रही थी, लोगों को पकड़ रही थी। हम लोगों ने यही कहा कि भाई हर आदमी के एक एक आदमी को पकड़ के आए। और आप सोचिए 10 दिन केवल कचहरी में धरना चला था, 10वें दिन 1,500 लोग थे। मैं, घर परिवार, बच्चों सहित लोग आ गए और डीएम ने पुलिस पे रोक लगाया। तमाम इनकी साइकिलें जब थी वो सब छोड़ी गई, गैंगस्टर नहीं लगेगा जैसे तमाम बातें हुई, समझौते हुई। काम की वापसी को लेके फिर हम लोग फूलपुर एसडीएम के यहाँ बैठे। लड़ाई में सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। आप लोग भी जो है हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़ाइयां हम लंबी दूरी की लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि परमानेंट हों लोग। आज केवल इतने की बात नहीं है कि हमको ठेकेदार के अंडर में रखा जाए, हमें ना ही अपॉइंट करे और परमानेंट करे, क्योंकि ना ही का काम है ठेकेदार करता है, तो बिचौलिया क्यों रहेगा। इस बात की तैयारी और इस लेवल की तैयारी आप लोगों में ज्यादातर नौजवान लोग हैं। लंबे समय तक अपने जीवन के संघर्ष को झेलना है। ये तो है नहीं कि भाई आज जो टोल में पैसा मिल रहा है उतने से बहुत सारा कुछ चल जा रहा है। महंगाई भीषण तरीके से बढ़ रही है लगातार। रोज हमारा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग सन 14 में गठित हुआ था, जिसने कर्मचारियों के वेतन के सवाल पे बात की। सरकारी कर्मचारियों को वो वेतन मिलते हैं, इसकी सिफारिश की। लेकिन डेली वेजर्स के लिए भी जो है 7वें वेतन आयोग ने सन 2014 में सिफारिश की कि 18,000 कम से कम वेतन होना चाहिए, न्यूनतम वेतन। और आज की डेट में उसी सिफारिश के अनुसार महंगाई भत्ता इंक्रीमेंट जोड़ के 32,000 कम से कम एक कर्मचारी को मिलना चाहिए। ये 7वां वेतन आयोग की सिफारिश है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर लागू है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उसी सिफारिश को यही सरकार जो बात करती है कि ये सरकार हमारी है और हमारे लिए काम करती है, यही सरकार उस चीज को नहीं लागू कर रही। तो सरकार से भी बात करनी होगी, लड़ना होगा कि भाई एक तरफ आप अपने कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के हिसाब से वेतन दे रहे हैं। आज आप सोचिए 4th क्लास का वेतन 50,000 के ऊपर है। हमारे आपके बीच ही तो रहते हैं वो भी। जिस दुकान से हम सामान खरीदते हैं उसी दुकान से तो वो भी सामान खरीदते हैं। उनको 50,000 और हमको 12-15,000। ये कौन सा कानून है भाई? कैसा है कानून है? तो उस सवाल पे सरकारों से भी सवाल जवाब हम लोगों को करना होगा। कई लोगों को, हम लोगों के साथियों को लग सकता है कि ये तो भाई हमारी सरकार है, कोई कहेगा हमारे बिरादरी के लोगों का नेता है, कोई कहेगा हमारे धर्म का नेता है। तो हम कर्मचारी पहले हैं, जात बिरादरी और धर्म हमारा बाद में, क्योंकि उस पैसे से ही हमारा घर चलता है। जिस पैसे को हम कमा के लेके जाते हैं, तो हमारा धर्म तो प्राथमिक वही है, पैसा और वो कमाना। उसके लिए सरकार के दोहरे नियम क्यों, दोहरे मानदंड क्यों? वो एक तरह का होना चाहिए, एक तरह का वेतन होना चाहिए, एक तरह का भत्ता होना चाहिए। आप सरकार कह रही है एक देश एक चुनाव, हम लोग कह रहे हैं कि एक देश एक वेतन क्यों नहीं होगा? केंद्रीय वेतनमान अलग होगा, राज्य का अलग होगा, लोकल बॉडी का अलग होगा, ठेकेदार का अलग होगा, स्किल्ड लेबर का अलग होगा, सेमी स्किल्ड का अलग होगा, अनस्किल्ड का अलग होगा। इस तरह की इतनी भिन्नता क्यों है? वेतन तो गुजारे के लिए मिलता है ना, आदमी का गुजारा कैसे चलेगा? और गुजारे के लिए 4 तरह के वेतन क्यों होंगे? दुनिया के तमाम देश हैं जहां 4th क्लास का वेतन सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया अपने सफाई कर्मचारी को सबसे ज्यादा वेतन देता है।
अपने यहाँ के डीएम से ज्यादा वेतन ऑस्ट्रेलिया का की सरकार सफाई कर्मचारी को देती है। तुम कहते हैं हम डीएम को तो ढेर सारी सुविधा देते हैं, आप अपने यहाँ के डीएम को देखिए, वेतन भी ज्यादा पाता है, रहने के लिए उसको अलग से है, बंगले से लेके और भत्ते तक दुनिया भर की चीजें हैं। और जो कर्मचारी टोल में बैठा है 8 से 12 घंटे ड्यूटी करता है, धूप बरसात गर्मी सारा कुछ झेलता है, कहीं एसी तो नहीं लगी, इतना सत गुमटी बनी है, धूप सुबह की धूप इधर से आती है, शाम की धूप उधर से आती है, और उस धूप में बैठ के ड्यूटी करना पड़ता है। तो सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, और वेतन के नाम पे भी न्यूनतम का न्यूनतम। तो ये चीजें न चलें, हमें बेहतर सुविधाएं मिलें, बेहतर वेतन मिले, बेहतर जीवन कैसे हो इसकी सोच समझ बने, इसके लिए संगठित होना और यूनियन बनाना जरूरी है। यूनियन के न्यूनतम कुछ चार्जेस होंगे, कितना रखे हैं यादव जी? 50 रुपया चार्ज है उसका, यूनियन की मेंबरशिप का। वो आप ही लोगों के ऊपर खर्च होता है, उसको कोई पर्सनली नहीं खर्च करता। धरना है, प्रदर्शन है, उसी दिन गए थे आप लोग प्रदर्शन करने, तख्ती बनवाए, ज्ञापन टाइप हुआ, गए लोग आए, तो ये सारे खर्चे उसी में से निकलने हैं। वो न्यूनतम खर्चे दीजिए, सदस्य बनिए, और ये मान के सदस्य बनिए कि हमारी यूनियन है, ये किसी दूसरे का काम करने नहीं जा रही, ये आपके काम के लिए बनी है और आपका काम ही ये यूनियन करेगी। ये दिमाग बना करके और उसके हिसाब किताब लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा दे के आप भूल जाइए कि 50 रुपया टोल में जैसे गाड़ी वाला दिया और निकल गया हो, उसको क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, उस तरह नहीं। आप 50 रुपया दे रहे हैं तो उसका खर्चा भी पूछिए कि भाई यादव जी हमको हिसाब भी चाहिए है? साल में सम्मेलन करती है यूनियन, सम्मेलन में हिसाब लीजिए। खर्चे कम पड़ते हैं तो उन खर्चों को आप करिए। लंबी मेरी बातचीत हो जा रही है, लेकिन पहली बार हम लोग बैठे हैं तो ये चीजें बता रहे हैं। दूसरा, यूनियन जब लड़ना शुरू करती है तो लड़ेगी, और उस लड़ाई में आपको ही अगुआ बनना है, कोई बाहर से नहीं आएगा। मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोगों की जब जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी आएंगे, लेकिन टोल में कोई संकट होता है तो आप ही को पहला मोर्चा लेना होगा, हम लोग तो बाद में पहुंचेंगे। तो लड़ने का दिमाग बनाइए, समझदारी का दिमाग बनाइए, संगठन क्या है, यूनियन क्या है, क्या क्या हमें मिल सकता है, यूनियन से जुड़ने में हमें फायदे क्या क्या होंगे। पीएफ ईएसआई अगर लागू करवा ले गए तो एक बड़ी लड़ाई आप लोग जीत ले जाएंगे। पीएफ सरकारी विभाग है, कि पीएफ का यूनाइटेड टावर में दफ्तर है, यहाँ ईएसआई का सड़वा कॉलोनी में दफ्तर है। ये दोनों दफ्तर आपके सरकार के हैं, सरकार के रिकॉर्ड में आप दर्ज हो जाएंगे। अभी केवल ठेकेदार रजिस्टर रखे कि नहीं रखे पता नहीं, लेकिन अगर आप पीएफ ईएसआई के मेंबर होंगे तो आप सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगे कि आप नाही के टोल के ठेका के कर्मचारी हैं। ये बड़ी एक चीज आपके हाथ में होगी। इसके अलावा आपको जुकाम बुखार भी होता है तो आप जाके उसके हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री में दवा मिलेगी। आपको भर्ती होने की नौबत आती है तो आपको दवा तो मिलेगी ही मिलेगी। जय दिन आप अस्पताल में भर्ती रहेंगे उतने दिन का आधा वेतन ईएसआई आपको देगा। भाई ऐसे तो आप बीमार हो गए, भर्ती हो गए तो आपको अपनी जेब से पैसा भी लगाना है, और आप जय दिन टोल से एब्सेंट रहेंगे उतने दिन का पैसा भी ठेकेदार नहीं देगा आपको। लेकिन अगर आप ईएसआई का मेंबर हो जाते हैं तो आपको ये सुविधा भी मिलेगी, आपको दवा फ्री मिलेगी। अगर सरकारी वाले अस्पताल में सुविधाएं नहीं है तो जिन नर्सिंग होम से ईएसआई टाई अप है वहां के नर्सिंग होम में आप बिना पैसे के इलाज करवा के आएंगे। पूरा जितना लगे, लाखों रुपया खर्च होगा वो भी ईएसआई वहन करेगा। तो ये जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए और कोई नहीं बोलेगा। व्यक्तिगत आप मान लीजिए सोच सिफारिश करके रख भी लिया गया आपको टोल में, तो ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
ये सुविधाएं आपको यूनियन ही दिला पाएगी। इसलिए यूनियन के साथ जुड़िए, यूनियन के साथ अपनी एका बनाइए और तमाम सवालों पे निसंकोच हम लोगों से भी आप जब चाहें बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। कोई ज़रूरत हो, आपके टोल के अलावा भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, कोई मान लीजिए घटना दुर्घटना होती है, उसमें सरकार से कोई मदद लेना है, कुछ हो जाता है, थाना पुलिस की कोई वो है, तो हम लोग उन सब सवालों पर भी यूनाइट हो के लड़ने की बात करते हैं और उसके लिए भी आपके साथ हम लोग खड़े होंगे। तो संगठन बनाने की ज़रूरत हम लोगों का ऑफिस इलाहाबाद में आनंद भवन आप लोग देख रहे होंगे। आनंद भवन का जो दूसरा गेट है बाल भवन वाला, उसके ठीक सामने हम लोगों का ऑफिस है। वहाँ कभी ज़रूरत पड़ने पे आप लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हम लोगों की जैसी ज़रूरत होगी उस पर बातचीत कर सकते हैं।